स्टूडेंट्स, हम सभी ने जेनेटिक्स का लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया था। हम ये जान चुके थे कि जेनेटिक्स का वास्तव में मतलब क्या है। हमने ये जाना था ठीक है जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करता हूँ तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। वन इज द हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, एंड सेकेंड इज द वेरिएशन, यानी हम वेरिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने बताया था कि द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज द जेनेटिक्स। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वास्तव में हेरिडिटी और वेरिएशन है क्या। तो हमने ये जाना था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर किसी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिटेड होता है सेम एज द ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर, और हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो दिस इज नोन एज द हेरिडिटी। और इसी समय हमने ये जाना था कि अगर द डिग्री ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और द ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज नोन एज द वेरिएशन। ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स क्या है। यानी अगर हम आनुवंशिकी की बात करें, हम अगर ठीक है जेनेटिक्स की बात करें तो इसका इतिहास क्या है। हम बेसिक इतिहास या हिस्ट्री की तरफ अगर जाते हैं, आज की में अगर हम 20वीं सदी की तरफ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर कोई माता पिता और उस माता पिता से किसी संतति का निर्माण हुआ, पुत्र या पुत्री का निर्माण हुआ। लाइक अ बेस्ट एग्जांपल, एक पिता की आंखें ब्लैक कलर की हैं, उत्पन्न होने वाले संतति में लड़के में वो आंखें ब्लैक कलर की आई हुई हैं। तो क्या रीजन है इसका, क्या कारण है कि माता पिता के जैसे ही पुत्र में आंखें दिखाई देती हैं। इसके पीछे एक लंबा सा इतिहास बायोलॉजी का जुड़ा हुआ है, बट हम ये जानेंगे आज के लेक्चर में कि उस हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स के हिस्ट्री की, तो इसकी शुरुआत एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम कहते हैं जीजे मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1864 में 1864 में अपने लॉ को प्रपोज किया था, जिसको हम मेंडल्स लॉ के रूप में जानते हैं। और मेंडल्स लॉ से ही हम ऐसा मानते हैं कि जेनेटिक्स की शुरुआत हुई है। नॉर्मली अगर हम जेनेटिक्स को सेल वाले चैप्टर से लिंक करें तो ये पता चलता है कि सेल में एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। लाइक मैं अगर एक इमेजिंग के थ्रू समझाऊं कि दिस इज आवर बॉडी, ये आपका एक शरीर है। इस शरीर से अगर हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट को बाहर निकालें, दिस इज द सेल। हमने एक सेल को बाहर निकाला, इस सेल के अंदर हम और स्मॉलेस्ट यूनिट पर जाते हैं, तो दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम जाते हैं तो दिस इज नोन एज द क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर हम अगर जाते हैं तो द स्मॉलेस्ट यूनिट और द स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज द डीएनए। और डीएनए के अगर हम एक लॉन्गेस्ट सेगमेंट में से स्मॉलेस्ट यूनिट पर जाते हैं तो दिस पार्ट्स ऑफ डीएनए इज नोन एज द जीन। Every characters from our body is regulate or controlled by the parts of DNA. This is known as the gene. ये बात हमें 20वीं सदी में कंफर्म है कि जीन किसी भी हेरिडिटी का कारण है। बट इस बात की शुरुआत ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1864 में किया था। और मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसको हम लॉ ऑफ मेंडल्स या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसमें मेंडल ने पूरा हमें एक्सपेरिमेंट से समझाया है कि मेंडल का ठीक है पूरा लॉ समझाता है कि जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी कैसे होती है, किसी पेरेंट से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं, जो हम आगे इसी चैप्टर में डीप डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट हिस्ट्री की बात करते हैं तो शुरुआत मेंडल ने किया है। मेंडल के साथ कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लोग मेंडल की तरफ क्यों आकर्षित नहीं हुए और मेंडल को क्यों नहीं जान पाए कि मेंडल ने जेनेटिक्स के लिए बड़ा काम कैसे किया है। सेकंड की मैं अगर बात करता हूं तो सेकंड साइंटिस्ट इज नोन एज द टी.एच. मॉर्गन। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक विशेष प्रकार की फ्लाई, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। फ्रूट फ्लाई मतलब हम अगर इसका जूलॉजिकल नेम देखें तो ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। इसकी बात करेंगे ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया और ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर के एक्सपेरिमेंट को एक सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो कुछ निष्कर्ष मिला और उस निष्कर्ष के अकॉर्डिंग इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम लिंकेज कहते हैं।
इस लिंकेज के अकॉर्डिंग हम टीएच मॉर्गन को फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और मेंडल को हम फादर्स ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। जस्ट कुछ टाइम बाद में हमें पता चला कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एगियार्ड। एगियार्ड ने एक डिजीज की खोज की। दिस डिजीज इज नोन एज द फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया के द्वारा इन्होंने ये बताया कि एक ऐसा रोग फिनाइल कीटोन यूरिया जो जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट पीढ़ी में जाता रहता है, ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां से ह्यूमन जेनेटिक्स की शुरुआत हुई और हम इन्हें फादर्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहते हैं। यानी इन्होंने मानव आनुवंशिकी की शुरुआत की है, तो इनको हम फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं। हिस्ट्री में हमने अभी 3 चीजें जानी है, एक बार रिवाइज कर रहा हूं। मेंडल्स ने पाइसन सेटाइबम या गार्डन पी प्लांट्स पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक नॉर्मल से माइक्रोस्कोप पर क्रोमोसोम की एनालिसिस की और लिंकेज की थ्योरी पर खोज की थी। एगियार्ड ने डिस्कवर्ड किया फिनाइल कीटोन यूरिया और फिनाइल कीटोन यूरिया से ह्यूमन जेनेटिक्स की शुरुआत की, तो इन्हें हम फादर्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा सेल से इस हिस्ट्री को लिंक करें तो हमें कुछ कंक्लूजन और मिल जाते हैं। क्या कंक्लूजन मिलता है, एक बार देख लेते हैं। हमें पता है, लोअर क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं कि सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। बट दिस टाइप सेल्स इज नॉन लिविंग सेल। आफ्टर द सम टाइम, कुछ समय बाद में एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कहते हैं, इन्होंने 1676 में लिविंग सेल की खोज की थी। इसके बाद में सेल से रिलेटेड और हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो 1831 में एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम रॉबर्ट ब्राउन बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये सिद्ध किया था कि सेल में कंट्रोल सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अभी जेनेटिक्स के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। कुछ समय बाद में 1888 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डब्ल्यू वाल्डियर। इन्होंने क्रोमोसोम की खोज की थी और डब्ल्यू वाल्डियर ने जिस क्रोमोसोम की खोज की थी, उस क्रोमोसोम के द्वारा 2 साइंटिस्टों ने मिलकर ये प्रूव किया था जिनका नाम सटन और बाबेरी है। इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल है जो किसी भी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। यानी डब्ल्यू वाल्डियर ने गुणसूत्र की खोज की थी और सटन और बाबेरी ने यह सिद्ध किया था कि गुणसूत्र ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। फर्दर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें यह पता चलता है कि क्रोमोसोम, अगर मैं इसका केमिकल कंपोजिशन देखूं तो क्रोमोसोम 2 चीजों से मिलकर बना होता है केमिकली। वन इज द हिस्टोन प्रोटीन, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसके साथ में, इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ में इसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डीएनए भी प्रेजेंट होता है। यानी क्रोमोसोम आर मेड अप बाय हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। देन अब साइंटिस्टों के विचार थे कि जेनेटिक मटेरियल का काम या तो हिस्टोन प्रोटीन करती है या डीएनए करता है। आगे की हिस्ट्री ऐसे जाती है कि डीएनए के लिए कई साइंटिस्टों ने अपनी डिस्कवरियां दी हैं अलग अलग समय में और फाइनली 1850 में हर्शे और चेज ने प्रूव किया है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन को लेकर भी कई साइंटिस्टों ने समय समय पर अपना एक्सपेरिमेंट दिया है जिसको समय समय पर रिजेक्ट भी किया गया है। तो एक हिस्ट्री थी जिसके बारे में हमने जेनेटिक्स पर डिस्कस किया है। यहीं पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी समझ लेते हैं जो मेंडल से रिलेटेड हैं। मेंडल 1822 में जन्म लेने के बाद 1856 से अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट चेक रिपब्लिक में करते हैं। चेक रिपब्लिक एक प्लेस है जहां पर मेंडल रहा करते थे और इन्होंने एक लॉन्ग प्लांट्स या कंप्लीट, ठीक है, लॉन्ग प्लांट का कंप्लीट डॉर्फ प्लांट के साथ जब हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो ये देखा कि हमेशा लॉन्ग प्रोड्यूस होते हैं प्लांट, बट आगे चलकर ये पता चला कि वो लंबे पौधे का हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, प्योर नहीं होते हैं। 1884 में एक मैगनीज जिसका नाम है द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी
ऑफ ब्रून। इस मैगजीन में इन्होंने अपना प्रकाशन कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके इस एक्सपेरिमेंट की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। 1884 में मेंडल की डेथ होती है और 19वीं सदी में 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डिब्रिज पहले, सेकंड इज कार्ल कोरेंस एंड थर्ड इज टेसर मार्क। इन तीनों ने अलग अलग टाइप का थ्योरी दिया, जैसे कि इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी, इन्होंने कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस थ्योरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस थ्योरी, और इन्होंने प्रपोज किया कोडोमिनेंस थ्योरी। इन थ्योरियों के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि जो कार्य इन तीनों ने मिलकर 19वीं सदी में किया था, वही कार्य मेंडल ने 1884 में, यानी 1884 के पहले ही कंप्लीट कर दिया था। बट एक्सपेरिमेंट के दौरान लोगों की नजर नहीं गई और फिर मेंडल के मरने के बाद, यानी मरणोपरांत, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और उन्हें फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो ये लेक्चर्स हमने डिस्कस किया है कि जेनेटिक्स की हिस्ट्री क्या है। एक बार पूरी हिस्ट्री को समराइज करते हैं। मेंडल इज द फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, T.H. Morgan is the experimentals, fathers of experimental genetics. A. Gard is the fathers of human genetics. A chromosome first discovered by W. Aldier, and also Sutton and Baveri proposed या proved that the chromosome is the genetic materials of human body. हम और बात करें, ह्यूगो डिब्रिज proposed the theory mutation. Carl Correns also proposed the theory incomplete dominance, and Tesser Mark complete the theory codominance. And every theory is the ठीक है related to the law of the Mendels. Then हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ द मेंडल्स, जहां से हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मेंडल्स के बारे में।